नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू रानी मेरे अपने चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज फिर से हम आ गए हैं उसी प्रैक्टिस पेपर की अगली कड़ी में, सेट नंबर 2। पहला पेपर सेट जो बनाया था वो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही साधारण सा था। ये जो सेट पेपर मैंने बनाया है, ये जो मैंने अब तक जितने लेक्चर दिए हैं उसी में से मैंने ये पेपर सेट बनाया है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों ने कितना मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुना है। ठीक है, तो आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का है, भाषा अध्ययन का साध्य क्या है। प्रश्न कहता है कि भाषा अध्ययन का साध्य क्या है। मैंने आपसे पूछा था कि साध्य का क्या मतलब होता है, यानी इसका लक्ष्य क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए मौखिक अभिव्यक्ति, बी लिखित अभिव्यक्ति, सी मानसिक अभिव्यक्ति, या नंबर डी भाषाई कौशल। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। आंसर देने का तरीका, पहले का यानी फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट, जो भी आपका आंसर है ए बी सी डी, जो भी आपका आंसर है वो डालिएगा। फर्स्ट पॉइंट दिस, ठीक है। आप इस तरीके से आंसर दीजिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि टोटल आपके कितने सही हैं। ठीक है, आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हैं उसमें से कितने आपके जो है सही हैं। तो जल्दी जल्दी आंसर बताते चलिए। भाषा अध्ययन का साध्य क्या है आपके पास? ठीक है, जो लोग आंसर बता रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भाषाई कौशल। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि इनमें से भाषा की प्रकृति नहीं है, यानी नेचर जो है, लैंग्वेज का नेचर क्या नहीं है, यानी भाषा की प्रकृति नहीं है, यानी कौन सी उसकी एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए सांकेतिक, ऑप्शन बी अर्जित, ऑप्शन सी पैतृक, ऑप्शन डी गतिशील। बताइए भाषा की कौन सी ऐसी एक विशेषता है जो इन चारों में से नहीं है। जल्दी से बताते चलिए। ठीक है, आपका इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? आपको मैंने पहले ही बताया कि भाषा की प्रकृति कौन सी नहीं है, पैतृक, यानी भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि हिंदी भाषा का स्वरूप कैसा है, यानी वो कैसी लिखी जाती है, कैसा है उसका स्वरूप? संयोगात्मक, वियोगात्मक, कलात्मक या सृजनात्मक? ठीक है, ऑप्शन ए है आपके सामने संयोगात्मक, ऑप्शन बी वियोगात्मक, ऑप्शन सी कलात्मक, ऑप्शन डी सृजनात्मक। ठीक है, जल्दी जल्दी बताते जाइए। आपका इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है आपके सामने, बहुत से लोग इसका आंसर जानते हैं। हिंदी का प्राचीनतम रूप क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। जल्दी जल्दी बताते जाइए आपका आंसर क्या है। आपको पता होना चाहिए आपको आंसर किस रूप में देना है, यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो भी ऑप्शन है आप उसमें क्लिक नंबर डालिए। ठीक है, तो चलते हैं। हिंदी का सबसे प्राचीनतम रूप क्या है? संस्कृत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, हिंदी भाषा का आधुनिक रूप कौन सा है, यानी कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, आज का जो आधुनिक भाषा का जो विकास हुआ है वो किस भाषा का स्वरूप है, यानी किस भाषा से लिया गया है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। जल्दी से जल्दी बताते जाइए।
कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाइए। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न बनाए हैं। ज़्यादातर सभी एग्ज़ामों में इनके इसी तरह के प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्नों का मैंने निर्माण किया है। अगर आपने ये प्रश्न पूरे के पूरे निकाल दिए, पूरे के पूरे इसके आंसर दे दिए, तो आपकी तैयारी लगभग अच्छी चल रही है हिंदी भाषा में। ठीक है, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी है ना, डीएसएसबी, केवीएस, पीजीटी, डीएसएसबी, एनवीएस, यूपीपीसीएस, जो भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हिंदी भाषा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उन सब को कवर करूँगी और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से करवाऊँगी। उसके लिए आपको मेरे लेक्चर्स सारे सुनने होंगे, क्योंकि लगभग पूरा भाषा वाला पोर्शन मैं कवर करूँगी। अभी तक मैं भाषा पर चल रही थी, अगला जो पोर्शन होगा वो मेरा हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा। तो बस आप ऐसी तरह मेरे वीडियोस, मेरे चैनल्स पे जो मेरे लेक्चर्स हैं उनको ध्यान से सुनते जाइएगा और अपने अपने आंसर्स देते जाइएगा। ठीक है, प्रश्न था आपके पास, हिंदी भाषा का आधुनिक रूप कौन सा है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? तो बहुत से बच्चों ने इसका आंसर दे दिए हैं। इसका सही आंसर है डी, अपभ्रंश। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, प्राकृत भाषा का समय क्या है? प्रश्न क्या है आपके सामने? प्राकृत भाषा का समय क्या है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। ऑप्शन सी पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ऑप्शन डी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। जल्दी जल्दी बताते जाइए, आपका ऑप्शन क्या है? जल्दी जल्दी बताते जाइए। मैंने ये पूरा लेक्चर आपको दिया है और आपने मेरे शुरू के वीडियो में ये सब देखा ही है, पढ़ाई है, तो जल्दी जल्दी आंसर बताते जाइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 7वां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि कालिदास किस समय के कवि हैं? कालिदास किस समय के कवि हैं? ऑप्शन ए संस्कृत लौकिक के, संस्कृत वैदिक के, या प्राकृत या पाली के। यानी ऑप्शन ए संस्कृत लौकिक, ऑप्शन बी संस्कृत वैदिक, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी पाली। बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कालिदास किस समय के कवि हैं। 2 मिनट में आपको आंसर दे देना है, क्योंकि आप ये पूरा पढ़ चुके हैं, कहीं और से कुछ बाहर से नहीं लिया गया, जितना मैंने लेक्चर दिया है उस समय से लिया गया है और सारे प्रश्न आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से मुझे पता है ये लोग बता देंगे। त्रिपिटक रचना किस भाषा की है? यानी त्रिपिटक रचना किस भाषा से संबंधित है? जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही इजी सवाल है। ऑप्शन ए है आपके सामने संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी पाली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाली। क्या है इसका आंसर? पाली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला सवाल इस प्रकार है, अगला प्रश्न इस प्रकार है, अपभ्रंश भाषा का समय क्या है? बताइए जल्दी से। मैंने सारा आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन समय के बारे में बताने में। जल्दी से जल्दी बताते चलिए, अपभ्रंश भाषा का समय क्या है? ऑप्शन ए पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन सी
500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ऑप्शन डी 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। बताइए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छे सवाल आ रहे हैं और ज़्यादातर सी टेट, यूपी टेट और पीजीटी में ये सवाल पूछे जाते हैं, है ना। खासकर टीजीटी पीजीटी में तो ये अक्सर ये सवाल आते हैं कि बोलियों और भाषाओं से ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, भाषाओं से संबंधित। अच्छा, अब अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस स्वरूप से विकसित हुई है। जल्दी से बता दीजिए, पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस स्वरूप से विकसित हुई है। जल्दी से आंसर बता दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौर सैनी अपभ्रंश से। सौर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, किसका, पश्चिमी हिंदी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न चल रहे हैं हिंदी के क्षेत्र और उसके स्वरूप, उसके विकास से पूछे जा रहे हैं सभी प्रश्न। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। जल्दी से आप लोगों का आंसर दे दीजिए। पहला है आपका मागधी अपभ्रंश, दूसरा है यानी ए ऑप्शन मागधी अपभ्रंश, बी ऑप्शन अर्धमागधी अपभ्रंश, सी ऑप्शन सौरसैनी अपभ्रंश, डी लैंदा। जल्दी से बताइए आपके आंसर क्या होगा। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। बताइए जल्दी से आपका आंसर क्या होगा इसमें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अर्धमागधी इसका आंसर होगा। चलिए अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप बताइए, अगला प्रश्न बहुत ही इजी है आपके लिए। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, जल्दी से बता दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी पटना। जल्दी से बता दीजिए कहाँ बोली जाती है खड़ी बोली। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसका आंसर देने में। हाँ, तो इसका आंसर बिल्कुल सही, आंसर नंबर बी मेरठ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रज बोली यानी ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है आपके सामने इस प्रकार है, ए दिल्ली, बी सहारनपुर, सी आगरा, डी लखनऊ। जल्दी से बताइए ब्रज बोली कहाँ बोली जाती है। आप बहुत जल्दी से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इसका आंसर है, जल्दी बताइए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आगरा। समझ गए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवधी कहाँ बोली जाती है, अवधी कहाँ बोली जाती है। अगले अलीगढ़, ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कन्नौज और ऑप्शन डी सरगुजा। जल्दी से बता दीजिए, थोड़ा दूर हो गया है। ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कन्नौज और ऑप्शन सी डी सरगुजा। कहाँ बोली जाती है, जल्दी बता दीजिए, अवधी कहाँ बोली जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, ईश्वरी के फाग किस बोली का साहित्य है। ईश्वरी का फाग किस बोली का साहित्य है। ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी अवधी, ऑप्शन नंबर सी बुंदेली, ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली। जल्दी से बता दीजिए आपका आंसर क्या होगा इसमें, जल्दी बता दीजिए आपका आंसर क्या होगा इसमें। हाँ, तो चलिए इसका आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी बुंदेली। ईश्वरी के फाग किस में मिलते हैं, बुंदेली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र की मातृभाषा किस बोली को माना जाता है। प्रेमचंद्र की मातृभाषा यानी कि उनका जो बचपन बीता वो किस बोली के अंतर्गत, वो कौन सी बोली बोलते थे। ऑप्शन है आपके सामने, ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी भाषा, ऑप्शन सी भोजपुरी,
ऑप्शन डी बुंदेली। जल्दी से बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये आपके सामने। तो प्रेमचंद की मातृभाषा क्या थी, यानी उनकी मदर टंग क्या थी? चलिए इसका आंसर होगा, जल्दी बता दीजिए, आपको ये आंसर आपको देना है, जल्दी बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार आज के मेरे जो सेट नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। और आपको मेरा ये कैसा लगा जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या आपके लिए ये लाभदायक रहा या नहीं लगा, इस सब के बारे में मुझे डिटेल में बताइएगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा। और आज का मेरा वीडियो कैसा लगा उसके लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए लोग हैं इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो सब्सक्राइब के पास बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेट के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।